नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। और नए साल में आप सबका एक बार फिर से न्यूज डिकोड की पूरी टीम की तरफ से हम स्वागत भी करते हैं, आप सबको शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज साल के पहले न्यूज डिकोड में कौन सी बड़ी खास खबरें जिनको हम डिकोड करते हैं, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण संशोधन, जिसको लेकर सदन में कांग्रेस और भाजपा के विधायक आज जमकर भिड़े। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। पूरे दिन भर इस पर क्या हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है जिसका शीत सत्र शुरू हो चुका है। शीत सत्र का पहला दिन आरक्षण संशोधन विधेयक के नाम रहा। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन को लेकर आज सदन में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बाद में कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। पहले आप कांग्रेस के आरोपों को सुनिए। बीजेपी के लोग जानबूझकर अटकाना चाहते हैं आरक्षण संशोधन विधेयक को, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं। आज आरक्षण विधेयक अटकने से स्कूल में एडमिशन, नौकरी में भर्ती, प्रमोशन सभी काम रुके हुए। सुना आपने। अब जरा बीजेपी का पक्ष भी जान लीजिए। विद्वान अति विद्वान सदस्य माननीय अमरजीत भगत को हमारे भाषण की प्रति निकाल के पढ़नी चाहिए कि जिस दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है उस दस्तावेज को टेबल किया जाता है, यदि वो जनहित के विरुद्ध न हो तो। कुल मिलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार जारी है। देखना होगा कि इस पर राज्यपाल का रुख क्या होगा। तो सवाल सबके जहन में बार बार यही आया कि आखिर सही कौन है, बीजेपी के दावे में कितना दम है और कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई। चलिए हम आज इसको डिकोड करते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था जो लागू थी 58% वाली, इसको रद्द किया। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार ताबड़तोड़ हमले बोल रही थी। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक लाकर अपने दामन पर लगे दाग को साफ करने की कोशिश की। गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। पूरा 1 महीना हो गया है, विधेयक पर ना हस्ताक्षर हुए हैं, ना वापस लौटाया है। फैसले का इंतजार है। सदन में दोनों पक्ष ये बात साबित करने में जुटे हैं इस बीच कि कौन आदिवासियों के आरक्षण के विरोध में है और कौन सपोर्ट में है। सदन के भीतर और बाहर बहस इस बात पर है कि जिस क्वांटिफिएबल डेटा के आधार के ऊपर सरकार ने आरक्षण प्रतिशत को संशोधित किया, रीडिजाइन किया, रीस्ट्रक्चर किया, वो सदन के पटल पर रखें। इसे वो अपना नियमता बताते हैं। इधर सत्ता पक्ष का तर्क है कि ST/SC वर्ग के आरक्षण के लिए उनकी जनसंख्या का डेटा ही पर्याप्त है, अलग से आपको जरूरत नहीं। OBC और अन्य के लिए नियमतः जरूरत पड़ने पर डेटा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसलिए इस पर विपक्ष बेवजह की सियासी स्कोप ना ढूंढे। कुल मिलाकर जैसा हमने कहा था, इसी बात के ऊपर जंग है कि दरअसल आरक्षण को कौन टालना चाहता है, कौन श्रेय दूसरे के खाते में जाने देना नहीं चाहता है या श्रेय लेना चाहता है। अब इसका समाधान क्या निकला, अब तक तो कुछ नहीं। कब तक निकलेगा इसका भी उत्तर किसी के पास फिलहाल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मामला तकरीबन अटका सा। कांग्रेस ने नए साल में नया संकल्प मध्य प्रदेश में लिया है। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए स्लोगन वाले पोस्टर लगा दिए हैं, जबकि बीजेपी कहती है सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। देखिए, साल 2023 में कांग्रेस नए संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। PCC चीफ कमलनाथ ने भी ट्विटर पर अपनी DP बदल दी है। कांग्रेस नेता का दावा है कि पार्टी 174 सीटों के साथ सत्ता में जोरदार वापसी करेगी। PC शर्मा का कहना है कि आम जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है। नया साल नई सरकार, 174 से ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी नेता बनेगी। कांग्रेस के नए साल नई सरकार के नारे पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ स्वयंभू मुख्यमंत्री बन गए, जबकि VD शर्मा ने कहा कि सपने तो कोई भी देख सकता है। एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया, स्वयंभू बन गए मुख्यमंत्री। ख्याली पुलाव है सरकार बनाने का। जब जब चुनाव होते हैं तब तब जनता उन्हें आईना दिखा देती है, लेकिन मोंगरी लाल के हसीन सपने
अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मिशन 2023 के लिए जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। तो खबर आप देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने अब की बार दरअसल ये संकल्प लिया है कि सत्ता वापसी करेंगे। कितना दमदार है कांग्रेस का संकल्प, क्या वजह है उसके आत्मविश्वास की, इसको डिकोड करते हैं। कांग्रेस के तेवर ये बता रहे हैं, उसके नेताओं के बॉडी लैंग्वेज बयान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, तैयार भी, दावा है उनका। नेताओं में इस बार एक अलग सा आत्मविश्वास दिखता है। बीते दिनों राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उन्होंने चैलेंज करते हुए ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ये तय है। हालांकि विपक्ष इसे ओवर कॉन्फिडेंस, मुंगेरी लाल का सपना, कोई भी सपना देख सकता वगैरह वगैरह, ये कहकर इस दावे को खारिज करती। लेकिन भाजपा जानती है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, थोड़े से मार्जिन से ही सही। दूसरी बात, बीजेपी के भीतर और प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को जीत का बड़ा फैक्टर लगता है। कांग्रेस को भरोसा है कि जनता जो बीजेपी से नाराज है वो उसको एक मौका देगी, और इसलिए वो बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, याद दिलाते हैं कि सरकार उनकी बनी थी, आपने हमें चुना था, गिराकर सरकार बनाई गई। तीसरा बड़ा फैक्टर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो बड़े उलटफेर को प्रदेश की सियासत में लाए। 2018 में वो हाथ के साथ थे, अब बीजेपी के खेमे में हैं। उनका लाभ मिलेगा या उनसे नुकसान होगा? लाभ मिलेगा तो किसे मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? इस बात पर भी लगातार दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। तो हमने जैसा शुरुआत में कहा कि आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, लेकिन फैक्टर्स कुछ तो हैं जो कांग्रेस पार्टी को अपनी सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। अब एक अहम कड़ी, एक अहम फैसला, एक अहम घटना जिस पर हम सब ने कई बार बहस देखी है, उस पर लिए चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने देश में जो नोटबंदी हुई थी इस पर एक अहम फैसला सुनाया। बेंच ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया, सरकार को क्लीन चिट दी और यह कहा कि 5 जजों की बेंच ये फैसला करती है कि जो कुछ सरकार ने किया था वो ठीक था। हालांकि यह बहुमत के आधार वाला फैसला था। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। एक जज ने बाकी के 4 जजों की राय से अलग अपना फैसला लिखा। उन्होंने लिखा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की बजाय कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली। माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास में कुछ बचे ही नहीं है सिवाय आरोप लगाने के। वहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। विवेकपूर्ण निर्णय था जिसकी पूरे देश के लोगों ने भर्त्सना की है। अचानक रात में क्या नोटबंदी करने की जरूरत क्या थी? कितना कालेधन वापस आया? क्या कर लिया इन्होंने? केवल लोगों की मौत के अलावा कुछ नहीं दिया अभी तक। बता दें आपको, नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 50 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर आज फैसला आया और उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। तो फाइनल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। याचिकाएं सभी खारिज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि नोटबंदी के खिलाफ दरअसल तर्क कौन से दिए गए और उसके पक्ष में क्या दलीलें दी गई। ऐतिहासिक फैसला है तो फिर दलीलें भी ऐतिहासिक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016, ये तारीख सारे देश को याद है, देश के नाम शाम के वक्त एक संदेश दिया और ये कहा कि आज की रात यानी उस रात से आधी रात के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इस बात को उन्होंने घोषित किया। प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे के बाद पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल मिलाकर 58 याचिकाएं लगाई गईं। इन याचिकाओं में यह कहा गया कि सरकार ने आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) इसका इस्तेमाल करने में गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश याचिकाकर्ताओं को दिया और इसके बाद दलीलें रखी गईं।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती। ये केंद्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोट को रद्द करने का अधिकार दे सकती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोट्स को। सरकार और आरबीआई के बीच नोटबंदी को लेकर चर्चा पर भी सवाल उठे, लेकिन रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत की गई है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर ही लिया गया था। फाइनली अब हम फिर कहेंगे कि फैसला आ चुका है। नोटबंदी से देश उबरा या नुकसान में अब तक है, इस पर बहस छिड़ी है, छिड़ती रहेगी, लेकिन फिलहाल तय है कि सरकार को इस मामले में जितनी याचिकाएं थी उन सबसे राहत एक मिल गई। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कोतमा के कांग्रेसी विधायक के खिलाफ एफआईआर हो गई। मामला हवा में फायर करने का था, लेकिन इसमें बहुत सारे तर्क भी हवा में सामने आए। रिपोर्ट देखिए। नए साल का जश्न, झूमते गाते लोग, अचानक एक शख्स ने बंदूक निकाली और हवा में फायरिंग कर दी। भरी पार्टी में रसूख दिखाने वाले ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि। ये साहब कोतमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ हैं, जिनके साथ जश्न में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सोनी और कोतमा नगरपालिका उपाध्यक्ष के पति बद्री ताम्रकार भी हैं। नए साल की पार्टी में फायरिंग की तस्वीरें वायरल हुई तो प्रदेश के गृह मंत्री तक भी पहुंची, जिन्होंने इसे गलत बताया और एसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद एमएलए साहब पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। फायरिंग करना, लहराना गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर एसपी को दिए। कोतमा विधायक श्री सुनील सराफ जी द्वारा फायर किया है, उनके विरुद्ध थाना कोतमा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये वीडियो वायरल हुआ तो विधायक सुनील सराफ ने अपनी सफाई में कहा कि ये बंदूक ही नकली थी। वीडियो सही है, लेकिन वो रिवॉल्वर सही नहीं है, तो दिवाली वाला तो मंचा था। सफाई चाहे जो हो, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है, तफ्तीश जारी है। वैसे सुनील सराफ कुछ ही दिन पहले तब भी सुर्खियों में आए थे जब ट्रेन में एक महिला ने उन पर और एक और विधायक पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। इस मामले में फिलहाल वो जमानत पर है। तो फैक्ट ये है कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है और जांच से तो उनको गुजरना पड़ेगा। पुलिस इसकी जांच करेगी। गृह मंत्री ने स्वयं इस पर संज्ञान लिया। पूरे प्रकरण का लब्बो-लुबाब क्या निकलता है, डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो ये कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। कानून सबके लिए एक बराबर है। माननीय विधायक जी ने कहा कि उनके और वहां मौजूद बाकी कई लोगों के हाथ में खिलौने वाली बंदूकें थीं, जिसकी सच्चाई पुलिस जांच में, इन्वेस्टिगेशन में जरूर सामने लाई जाएगी। वैसे एमएलए साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जैसा आपने रिपोर्ट में भी देखा, कि उन पर सहसा कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। चंद दिन पहले की घटना है, एक महिला ने उन पर चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोप लगाए। माननीय विधायक जी को जनता के सामने एक आदर्श पेश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब पुलिस जांच का, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें सच्चाई पता चले कि वो तमंचा नकली था या फिर ये तर्क नकली है, जिसमें विधायक महोदय कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ वहां माहौल के तहत किया गया और ऐसे तमाम लोगों के हाथ में नकली तमंचे थे। मध्य प्रदेश में वीएचपी ने वक्फ बोर्ड के औचित्य को लेकर सवाल उठाते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। वीएचपी ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने तक की मांग की। देखें। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। इस बार विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड के वजूद पर सवाल उठा दिया। वीएचपी की माने तो वक्फ बोर्ड के जरिए जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इसीलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। वीएचपी की मांग पर एआईएमआईएम ने कहा कि सरकार मुस्लिम संस्थाओं का भगवाकरण करना चाहती है। इधर कांग्रेस का कहना है कि वीएचपी हिंदुओं की समस्या और मुद्दों को उठाने के बजाय मुस्लिमों पर सियासत कर रही है और वक्फ कानून जो है इसको निरस्त करना चाहिए, हमारा मत है। तो इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का हिंदू का डीएनए है। तो अगर हर व्यक्ति का डीएनए, तो ये घर वापसी किसकी करा रहे हैं? भारत में रहने वाला तो हर व्यक्ति हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात को क्या ये खारिज करते हैं? इस बात का जवाब दे दें। इधर बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद संजीदा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और सरकार उन पर गंभीर है। वीएचपी की मांग पर बीजेपी ने ठोस कदम उठाने की बात भी कही। लेकिन ये सरकार का विषय है। सरकार इसके समग्र जो आयाम है, पहलू है, उस पर विचार करते हुए कोई निर्णय कर सकती है। तो इस प्रकार का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में न्याय संगत कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के कोई घोटाले या
बातें हो रही हैं वक्फ बोर्ड में, तो उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस के मोड पर है। अब वक्फ बोर्ड पर वीएचपी के आरोपों के बाद सियासी ध्रुवीकरण होने लगा है, जिसके नतीजे आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर विवाद अकेले मध्य प्रदेश में नहीं, अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं, देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अक्सर विवादों और सुर्खियों में रही हैं। तो वक्फ बोर्ड है क्या, चलिए आज हम डिकोड कर रहे हैं। वक्फ अरबी भाषा के शब्द से बना, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ मानवता के कार्यों के लिए दान दी गई संपत्ति। ये संपत्ति चल अचल दोनों स्वरूप में हो सकती है। वक्फ बोर्ड सरकार द्वारा वक्फ के प्रबंधन एवं नियमन के लिए गठित किया गया एक बोर्ड होता है, जो कि वक्फ के सभी कार्यों को नियमित तौर पर करता है। इसका गठन साल 1964 में किया गया था। वक्फ बोर्ड का गठन अधिनियम 1954 के अंतर्गत किया गया। वक्फ करने के लिए मुस्लिम नागरिकों को सिर्फ अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दान करने का अधिकार दिया गया है। अब इसकी संपत्तियां अकूत हैं, कहां हैं, किन किन कोनों में हैं, उन पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिस उद्देश्य के लिए दान दी गई, क्या वो उद्देश्यों के तहत ही उनका उपयोग हो रहा है, इस पर कई विवाद हैं, कई लंबित हैं, कई अदालत के वहां भी पहुंचे। लेकिन ये अधिनियम भी बार बार चैलेंज किया जाता, जिस पर सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि वो संजीदा है। आज एक घटना घटी नारायणपुर में। आदिवासी समुदाय के लोगों ने एक चर्च में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ में उनकी झड़प हो गई, बात हाथापाई तक पहुंची और इसमें एसपी महोदय बुरी तरह से जख्मी भी हो गए। लाठी डंडों से लैस इन लोगों को देखिए, इनके गुस्से को देखिए। ये तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां आदिवासी समुदाय की भीड़ ने जमकर बवाल काटा। आदिवासी समाज के लोगों ने चर्च में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाले आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरण की मुहिम चलाने वालों से बेहद नाराज थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस बल जब मौके पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक भी घायल हो गए। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुंचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया। मामले की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि हालात को काबू करने के लिए दूसरे जिलों से फोर्स को नारायणपुर भेजा गया है। पुलिस फोर्स जिले की ओर बुला ली गई है। स्थिति नियंत्रण में है। भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। काफ़ी भीड़ वापस हो गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज के सब्र का बांध टूट चला है। हालांकि एसपी महोदय ने यह भी कहा कि दरअसल जिस प्रीमाइसेस में चर्च है वहीं पर स्कूल था और इसीलिए प्रशासन को उनको स्वयं को चिंता हुई। उन्होंने स्वयं जाकर हालात को संभालने की कोशिश की। दावा यह है कि अब पूरी तरह से अंडर कंट्रोल सिचुएशन है, लेकिन जिस मूल मुद्दे को लेकर विवाद है, इसे सुलझाने को लेकर एक चिंता भी व्यक्त की जा रही। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। अपना अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।